हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज होने वाली है कंजक्शन की तीसरी क्लास और आज हम आगे की कंजक्शन देखेंगे। लेकिन बेटा, आज की क्लास से पहले अगर आपने कंजक्शन की पहली दो क्लासेस नहीं ली हैं तो सबसे पहले उन क्लासेस को जाकर कंप्लीट कीजिए। उससे पहले भी हमने बेसिक बैच कंप्लीट कराया है इंग्लिश का, जो नाम है इंग्लिश बेसिक बैच। इंग्लिश बेसिक बैच 2026 के नाम से बेटा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, उसको जाकर चेकआउट कीजिए, ठीक है। और उसमें अपने इंग्लिश का बेसिक कंप्लीट कीजिए। अगर आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो अब जो हम कंजक्शन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। और कंजक्शन की आज तीसरी क्लास है तो इससे पहले दो क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो सबसे पहले उन क्लासेस को अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको ये तीसरी क्लास समझ में आने वाली है। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना है, आपको सन कोचिंग सेंटर सर्च करना है और जैसे आप सन कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ये रहा, सन कोचिंग सेंटर के नाम से। आपको इस चैनल पर जाना है और इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते ही आपको देखो ये लिखा हुआ है 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर बाय गौरव मल्होत्रा। इस पर क्लिक करना है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंजक्शन की दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज नेक्स्ट क्लास कहने का मतलब तीसरी क्लास है कंजक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है। दूसरी बात बेटा, इससे पहले ये वाला इंग्लिश बेसिक बैच 2026 के नाम से ही मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, ये पूरा बैच आपको कंप्लीट करना है। इसमें सिर्फ 15 क्लासेस हैं, जो इनमें से आपको 14 क्लास लेनी है। आपको सभी क्लासेस देखनी है, पूरा बेसिक है। इसमें आपको 10th सिलेबस की क्लास में लेनी है, क्योंकि ये बेसिक 10th के लिए भी है 12th के लिए भी है। लेकिन आपको ये 10th के सिलेबस वाली क्लास को छोड़कर 12th के सिलेबस वाली क्लास को आपको खासकर लेनी है और इस तरीके से आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करना है। और बेसिक कंप्लीट करने के बाद में आपको सीधा कहाँ पहुंच जाना है, आपको पहुंच जाना है नेक्स्ट इस ग्रामर वाली प्लेलिस्ट पर। फिर आपको ये दो क्लासेस कंप्लीट करनी है कंजक्शन की और आज पढ़ने वाले हैं तीसरी क्लास, ठीक है, कंजक्शन के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं कंजक्शन की तीसरी क्लास। लेकिन ये क्लास आपकी तभी समझ में आएगी जब आपने पहली दो क्लासेस अच्छी तरीके से अटेंड की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इससे पहले हमने कंजक्शन शुरू कर दिया है और कंजक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात की। क्या क्या बातें की, कंजक्शन क्या है, काम कैसे करता है और क्या काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में हमने इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। और उसके बाद में हमने शुरू कर दिए थे कोऑर्डिनेटिंग। कौन से कंजक्शन शुरू कर दिए थे बेटा, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू कर दिए थे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू करते ही हमने जाना था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो टाइप्स होते हैं उनमें से जो पहला टाइप कौन सा था बेटा, इलेटिव वाला टाइप था, जिसका काम था रीजन और रिजल्ट को बताना। रीजन को किसको हाईलाइट करता था, रीजन को हाईलाइट करता था, या कहें एक बार में तो कंक्लूजन। ये क्यों, क्या, किस चीज पे फोकस करता था, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ये निष्कर्ष बताता था, रीजन रिजल्ट बताता था। ये इलेटिव कंजक्शन हमने कंप्लीट किया पिछली क्लास में। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से कंजक्शन पढ़े थे हमने। फोर पढ़ा था, सो पढ़ा था, देयरफॉर पढ़ा था और कॉन्सिक्वेंटली पढ़ा था। ये चार कंजक्शन पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं ली है जो जस्ट मैंने आपको बताया था कहां पर जाकर लेनी है, इसी यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने वो वाली क्लास कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले उस क्लास को कंप्लीट कराएं कि वही बेस है आपका। दो क्लास कंप्लीट हो जाएंगी तो ये वाली पूरी फैमिली आपकी कंप्लीट है। और अब आप नेक्स्ट फैमिली कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप, कॉप्यूलेटिव। दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं बेटा कॉप्यूलेटिव कंजक्शन। आज बारी है बेटा कॉप्यूलेटिव कंजक्शन की और ये है टाइप नंबर 2 या फैमिली नंबर 2। फैमिली नंबर 2 का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो आपके हैं वो कितने टाइप के बताए थे मैंने, 4। कितने, 4, जिनमें से पहला टाइप हमने इलेटिव कंप्लीट करा और आज दूसरी बारी है इसकी कॉप्यूलेटिव कंजक्शन की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कॉप्यूलेटिव कंजक्शन, ठीक है। ये कंजक्शन आपको लेनी है क्लास, इंपोर्टेंट कंजक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉप्यूलेटिव कंजक्शन। टाइप नंबर 2। पहली बात, ये जो कॉप्यूलेटिव कंजक्शन होते हैं वो किसका होते हैं, टाइप होते हैं बेटा, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का टाइप। किसका टाइप, कोऑर्डिनेटिंग।
टाइप, ये एक प्रकार है किसका? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक प्रकार है। कौन सा? कॉपुलेटिव कंजक्शन। अब ये काम क्या करता है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ये काम क्या करता है? यह समान श्रेणी, सेम कैटेगरी, यह सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तथा अलग अलग समान कथनों को भी जोड़ता है। ध्यान से देखना और सुनना और समझना अच्छी तरीके से, ठीक है? सारी चीजें करेंगे क्लियर अच्छी तरीके से। अगर आपने 2 क्लास ली है तो ये भी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाने वाली है। कॉपुलेटिव कंजक्शन किसका टाइप होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। और हम कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, ये 2 मेन टाइप्स किसके होते हैं? कंजक्शन के, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि ये सेम कैटेगरी के, कैटेगरी कैसी होनी चाहिए? सेम। ये सेम कैटेगरी के शब्दों को जोड़ेगा। कैसे शब्दों को? सेम कैटेगरी के शब्दों को। सेम कैटेगरी का मतलब क्या बेटा? सेम कैटेगरी का मतलब है नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से ही जोड़ेगा, किसी एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब से नहीं जोड़ सकता। अगर कोई वर्ब है तो वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, और कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब को एडवर्ब से ही जोड़ेगा। ये होता है सेम कैटेगरी के वर्ड्स। एक ही कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। और हाँ, वर्ड्स कोई नहीं, ये सामान्य कथनों को भी जोड़ने का काम करता है। नॉर्मली स्टेटमेंट्स होते हैं, नॉर्मली जो वाक्य होते हैं सामान्य तरीके से, उनको जोड़ने का काम भी कौन से कंजक्शन करते हैं? कॉपुलेटिव कंजक्शन। सेम कैटेगरी के वर्ड्स का मतलब क्या है? सेम कैटेगरी के वर्ड्स का मतलब बेटा ये है कि नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन से जोड़ेगा। नाउन प्रोनाउन को बेटा किससे जोड़ेगा? नाउन प्रोनाउन से, ठीक है? या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, नाउन प्रोनाउन की जगह बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किससे जोड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ठीक है? आगे ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ेगा? ऑब्जेक्ट को बेटा किससे जोड़ेगा? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही जोड़ेगा, ठीक है बेटा? ध्यान रखना है। वर्ब को किससे जोड़ेगा? वर्ब को जोड़ेगा बेटा वर्ब से। सेम कैटेगरी का मतलब यही तो है। अगर कोई एडजेक्टिव आता है बेटा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को किससे जोड़ेगा? एडजेक्टिव को जोड़ेगा बेटा एडजेक्टिव से। अच्छा सर, अगर कोई एडवर्ब आता है सर तो क्या होगा? तो ये एडवर्ब को जोड़ेगा एडवर्ब से, ठीक है? ऐसे ये है बेटा सेम कैटेगरी। ये सारी चीजें क्या है? सेम कैटेगरी के। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगी तो उसको नाउन प्रोनाउन से ही कनेक्ट करेगा। अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट से कनेक्ट, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट, वर्ब आती है तो कनेक्ट किससे करेगा? वर्ब से। एडजेक्टिव आता है तो किससे कनेक्ट करेगा? एडजेक्टिव से। और कोई एडवर्ब आती है तो उसे किससे कनेक्ट करेगा? एडवर्ब से। ऐसे सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? कॉपुलेटिव कंजक्शन। कौन सा? कॉपुलेटिव कंजक्शन। और स्टेटमेंट होंगे, नॉर्मली सामान्य कथन होंगे, सामान्य कथनों को भी जोड़ने का काम कौन सा कंजक्शन करता है? कॉपुलेटिव कंजक्शन, ठीक है? सिंपल सी बातें हैं। अब सबसे मेन बात है इनमें कंजक्शन कौन कौन से आते हैं, वो सबसे मेन बात है इसमें कंजक्शन कौन कौन से आते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो कंजक्शन, इसमें कंजक्शन कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें कंजक्शन आते हैं एज वेल एज, एंड, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, और एक और है बेटा नो लेस देन। ये है, ये आते हैं इसमें कंजक्शन। कितने कंजक्शन टोटल? 1 2 3 4 5 कंजक्शन। बट इन पांचों कंजक्शन को याद करने की ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आपको देखो, पहली बात सर ये कंजक्शन हमें याद रखने होंगे क्या बेटा? आपको याद रखने होंगे ये कंजक्शन कि कॉपुलेटिव में कौन कौन से आते हैं।
आपको याद रखना होगा कि इलेटिव में कौन कौन से आते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको सिंथेसिस, मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तभी आपको सिंथेसिस इजी लगने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना अगर आप इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है बेटा एज वेल एज पर नो बैन। ट्रिक क्या है, एज वेल एज पर नो बैन। अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो आप सारे कोएबिलिटिव कंजक्शन याद रख पाते हैं। इससे कैसे सर, कैसे? पहला कंजक्शन बनेगा एज वेल एज, कौन सा बनेगा, एज वेल एज। एक कंजक्शन तो सर याद हो गया एज वेल एज, ओके सर। दूसरा नो से बनेगा नो लेस देन, दो कंजक्शन याद हो गए। बी से बनेगा बी, बी से बनेगा बेटा बोथ एंड, बी से क्या बनेगा, बोथ एंड। ए से बनेगा एंड, और एन से बनेगा नॉट ओनली बट आल्सो। हो तो गए सारे याद, हो तो गए सब। ठीक है, सभी के सभी आपको याद हो गए। एज वेल एज का हिंदी अर्थ होता है के साथ साथ, एंड का हिंदी अर्थ होता है और, बोथ एंड का हिंदी अर्थ होता है और भी या दोनों और, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है न केवल बल्कि भी, नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं, नो लेस देन का मतलब क्या होता है, से कम नहीं। ठीक है, नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं। ये 5 कंजक्शन है, इनको याद कैसे रखना है, एज वेल एज पर नो वैन। कैसे याद रखना है बेटा, एज वेल एज पर नो वैन, एज वेल एज, नो से नो लेस देन, बी से बोथ एंड, ए से एंड, और एन से नॉट ओनली बट आल्सो। इन सभी पांचों के पांचों कंजक्शन में भी मैं आपको कुछ चीजें और बताने वाला हूं कि इनमें ये जो नो लेस देन है ना, कौन सा, नो लेस देन, ये वाला, ये कम उपयोगी है। कम उपयोगी मतलब इसका प्रयोग ज्यादा नहीं करा जाता है। जैसे आपने पिछली क्लास में अगर देखा हो तो कॉन्सिक्वेंटली भी मैंने इतना कोई ज्यादा दबाव नहीं दिया था, सबसे ज्यादा मैंने फोकस करा था एंड, सो एंड, सॉरी, सो पर और फोर पर। किस पर फोकस करा था सबसे ज्यादा मैंने, सो और फोर, फोर और सो, इन पे मैंने ज्यादा फोकस करा था। थोड़ा बहुत मैंने देयरफॉर के बारे में डिस्कशन करा था, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मैंने बताया था ये कम यूज होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ज्यादा यूजेबल नहीं है, और जो प्रैक्टिकली यूजफुल चीजें नहीं होती तो वो पेपर में आने की संभावना उनकी कम होती है। बात समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पर ये नो लेस देन है, ये भी प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत जब कभी आपको डेली लाइफ में यूज करने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन यूजफुल नहीं है, लेस यूजफुल है। तो इसके आपको रूल्स को पढ़ने की भी जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली आप इसको देख सकते हैं, इसका एंड क्या होता है, से कम नहीं। और मोस्टली हमें इन पांचों कंजक्शन में 4 कंजक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, हमें एज वेल एज सीखना है, हमें एंड सीखना है, हमें बोथ एंड सीखना है, और हमें नॉट ओनली बट आल्सो सीखना है। ये चारों कंजक्शन सीखने हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं आपका सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार, सबसे अच्छा कंजक्शन, सबसे प्यारा कंजक्शन, एंड। कौन सा शुरू करने वाले हैं, एंड। एक एक करके सबको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये सभी कंजक्शन आसानी से सीखने हैं, आसानी से, तो पहली बात तो बेसिक कंप्लीट कर लो, दूसरी बात कंजक्शन की और 2 क्लासेस है उनको कंप्लीट कर लेना। अब आगे की बात है, अगर तुम्हें ये चारों के चारों कंजक्शन समझने हैं बिल्कुल सिंपली तरीके से, तो क्या करना है पता है, इन चारों में से किसी एक कंजक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लो। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, टेंशन नहीं करनी है। एक कंजक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बाकी के सभी कंजक्शन अपने आप आ जाएंगे तुम्हें। उनके बारे में फिर मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं, हम पढ़ेंगे किस तरीके, इन चारों कंजक्शन में से एक कंजक्शन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से। देखो पढ़ाएंगे तो सबको, लेकिन एक कंजक्शन को हम गहराई से, धीरे धीरे, आराम आराम से करने वाले हैं, एक को। और किसको करेंगे, एंड को। और फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो एक मजेदार बात कि अगर आप एंड को कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो बचे कुछ तीनों चारों अपने आप हो जाएंगे। और आगे अगली फैमिली आने वाली है, अगला टाइप आने वाला है, उसके भी बहुत सारे कंजक्शन यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। बस एक कंजक्शन अच्छे तरीके से कर लो, कौन सा, एंड। कौन सा कंजक्शन करना है बेटा, एंड करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, उम्मीद है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं और आगे अब पढ़ते हैं नंबर 1 फैमिली का सबसे पहला कंजक्शन, वो है यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड, और एंड का हिंदी अर्थ ध्यान रखना है, एंड का हिंदी अर्थ होता है और। ठीक है, हाँ। तो अब हम एंड के बारे में सब कुछ जानेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से, और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर एंड सीख लेते हैं तो बाकी की कंजक्शन आपको सिंपल लगने वाले हैं। कैसे लगने वाले हैं, सिंपल। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा एंड के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करते हैं, एंड के बारे में। सबसे पहली बात बेटा, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है।
एंड कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इस बात को आपको याद रखना है। सर बार बार आप हमसे ये बात क्यों कह रहे हैं? बेटा बार बार मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए पेपर में आता है टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस टॉपिक के अंदर आप कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेटिंग लगाना है, कोऑर्डिनेटिंग लगाना है तो कोऑर्डिनेटिंग का पता भी होना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, कोऑर्डिनेटिंग की ट्रिक बताई थी ना, वाओ बॉयज फैंस। अगर आपने अभी तक वो ट्रिक नहीं देखी, मजेदार ट्रिक थी, अभी तक जाके देखे उसे, अभी जाके देखे तुरंत, पहली क्लास है उसमें मैंने ट्रिक बताई थी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सबसे पहली बात। और इससे सेंटेंस कौन सा बनेगा? कंपाउंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो सेंटेंस कौन सा बनेगा? कंपाउंड। यह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। यह सेंटेंस कैसा बनाएगा? कंपाउंड। यह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। कहने का मतलब अगर एंड से सेंटेंस जो बनेगा तो कैसा बनेगा? कंपाउंड। एंड से अगर सेंटेंस बनता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है। तीसरी बात, इसकी फैमिली कौन सी है? कॉप्युलेटिव। सर कौन सी? कॉप्युलेटिव कंजक्शन है ये। कौन सा कंजक्शन है? कॉप्युलेटिव। और कॉप्युलेटिव कंजक्शन क्या होता है वो मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया। ये काम करता है ऐसे ऐसे काम करता है ऐसे। कॉप्युलेटिव कंजक्शन का मतलब है, कॉप्युलेटिव कंजक्शन का मतलब है, कॉप्युलेटिव कंजक्शन का मतलब है ये समान श्रेणी के सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ता है। सेम कैटेगरी, समान श्रेणी, इसका मतलब क्या होता है? समान श्रेणी, ठीक है, के शब्दों को जोड़ता है। ठीक है। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, सामान्य कथनों, सामान्य कथन का मतलब सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। और ये बात मैंने तुम्हें कॉप्युलेटिव में बताई थी। भाई ये कॉप्युलेटिव है तो कॉप्युलेटिव का काम तो करना पड़ेगा। कॉप्युलेटिव कंजक्शन है तो कॉप्युलेटिव का काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कॉप्युलेटिव काम सेम कैटेगरी वर्ड्स को जोड़ना, और सिंपल स्टेटमेंट होते हैं उनको भी जोड़ने का काम करता है। कौन सा? कॉप्युलेटिव। सेम कैटेगरी के शब्द का मतलब क्या है? सेम कैटेगरी के शब्द का मतलब क्या है? सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी से क्या तात्पर्य है? तो वो मैंने बताया था, नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से जोड़ेगा। नाउन या प्रोनाउन को किससे जोड़ेगा? नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से जोड़ेगा। और बेटा ध्यान रखना, नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से जोड़ने का मतलब तात्पर्य क्या है कि ये बेटा ऑब्लिक नहीं है, नाउन प्रोनाउन को नाउन प्रोनाउन से जोड़ने का तात्पर्य क्या है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, अदर वर्ड को अदर वर्ड से। ठीक है। वर्ब को किससे जोड़ेगा? वर्ब को वर्ब से। ठीक है। एडजेक्टिव को किससे जोड़ेगा? एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। आगे एडवर्ब को किससे जोड़ेगा? एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा। और अगर आप सब्जेक्ट वर्ब की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्थान पर आते क्या है बेटा? वही नाउन और प्रोनाउन। ये सीन है, ये सेम कैटेगरी का मतलब है। ये किसका मतलब है? सेम कैटेगरी का। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और यहां तक चीजें आपको क्लियर भी होंगी। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको सिंपली तरीके से समझा रहा हूँ, सिंपली तरीके से बात कर रहा हूँ। और अगर आप सारी क्लासेस क्रम से ले रहे हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ले रहे हैं, तो आपको आसान लग रहा होगा सारी चीज। क्या यहां तक आपका क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब एंड कैसे काम करेगा उन सारी चीजों पे बात करते हैं। अब रूल्स पे बात करेंगे कि एंड का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, किस कंडीशन में करना है, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो यहां तक आपको ये इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि एंड कौन सा कंजक्शन है? कॉप्युलेटिव। कॉप्युलेटिव कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है कोऑर्डिनेटिंग में। कोऑर्डिनेटिंग से सेंटेंस कौन सा बनता है? कंपाउंड बनता है। ये सिंपल सिंपल सी बातें, इसके बारे में पता होना जरूरी है। और बाकी की बात ये है कैसी कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ेगा? ये सेम कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ने वाला है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉप्युलेटिव फैमिली है, कॉप्युलेटिव फैमिली का काम ही यही होता है, सेम कैटेगरी की चीजों को जोड़ना। ठीक है। इसके अलावा ये सिंपल स्टेटमेंट कहने का मतलब अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। सिंपली सामान्य से कथन होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको भी जोड़ सकता है, दिक्कत भी कोई बात नहीं है। लेकिन उनमें कोई स्पेशल सेंस नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए स्टेटमेंट। कैसे सर? कैसे? आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कैसे? नो टेंशन, आपके सवाल का जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएगा। अभी मैं बताने वाला हूं एग्जांपल्स के माध्यम से, नो टेंशन रहिए। चलिए देखते हैं।
रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पहला रूल देखते हैं। पहला रूल बेटा क्या है, मैंने बोला ये सेम कैटेगरी के वर्ड्स को तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट्स को भी जोड़ता है, कथनों को भी जोड़ता है, ऐसा मैंने कहा। तो सर कैसे जोड़ेगा, कैसे कथन होंगे? मैंने कहा सामान्य कथनों को जोड़ेगा, कोई उनमें विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए ऐसे कथनों में। सर ऐसे कथन कैसे सामान्य कथन? तो बताते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब है पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति क्या है बेटा, ध्यान से देखना। पहली स्थिति यह है जब दोनों वाक्य अलग अलग हो। ये है पहली स्थिति बेटा, ये है कि जब दोनों वाक्य कैसे हो, अलग अलग। स्टेटमेंट, वाक्य कथन एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। जब वाक्यों को किसी के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, कह दिया जाता है, तो वही क्या बन जाते हैं बेटा, देखो सेंटेंस है। और जब वाक्यों को किसी के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, कह दिया जाता है, तो वही क्या बन जाते हैं, स्टेटमेंट बन जाते हैं। वाक्य स्टेटमेंट एक ही बात है, जब वाक्यों को कह दिए कोई तो वो स्टेटमेंट बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब दोनों वाक्य अलग अलग है, पहला वाक्य दूसरा वाक्य दोनों ही अलग अलग है, तो एंड कैसे काम करेगा? पहली बात मैं आपको बता दूं, इस बात का मतलब दोनों वाक्य, आप बताइए, वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस, और सेंटेंस कितनी चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। सही बात है, गलत बात है? अब भाई कंजक्शन का काम जोड़ना है, तो एक सेंटेंस और जोड़ने से रहा, दो सेंटेंस होंगे तभी उन्हीं को जोड़ेगा। अब दोनों वाक्य कैसे अलग अलग? दोनों वाक्य अलग अलग होने का तात्पर्य क्या है? दोनों वाक्य अलग अलग होने का तात्पर्य ये है, अलग अलग का तात्पर्य ये बेटा कि सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, अलग अलग। सब्जेक्ट अलग अलग हो, सब्जेक्ट कैसे हो, अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, अलग अलग। प्रेडिकेट भी कैसा होना चाहिए, अलग अलग। प्रेडिकेट भी अलग हो, प्रेडिकेट भी कैसा हो, अलग हो। सब्जेक्ट तो अलग होंगे ही, और प्रेडिकेट भी कैसा हो, अलग। प्रेडिकेट अलग होने के लिए बेटा आप बताइए मुझे, वर्ब अलग होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। प्रेडिकेट में ये सारी चीजें आती हैं, और जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस ली हैं उनको पता है अच्छी तरीके से, बेसिक लिया है उनको भी पता है अच्छी तरीके से, जाकर ले लेना, ठीक है। सब्जेक्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग होने के लिए क्या तीनों चीजों का अलग होना जरूरी है? भाई देखो, अलग होने के लिए अगर वर्ब अलग हो जाती है, दोनों सेंटेंसेस की वर्ब अलग है, तो प्रेडिकेट अलग है। भाई कोई सी भी एक चीज अलग मिल जाए, पूरा सेंटेंस में प्रेडिकेट अलग ही समझा जाएगा। प्रेडिकेट में देखो वर्ब अलग मिल जाएगी तो प्रेडिकेट अलग, ऑब्जेक्ट अलग मिल जाएगा तो प्रेडिकेट अलग है, अदर वर्ड अलग मिल जाएगा तो प्रेडिकेट अलग है। समान होने के लिए सभी चीजें समान होनी चाहिए, समान होने के लिए सभी चीजें समान होनी चाहिए, और अलग अलग होने के लिए कोई सी भी अलग चीज हो जाती है तो पूरा अलग अलग ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई देखो, एक प्रेडिकेट दूसरा प्रेडिकेट, अगर सपोज करो ये वाला हाथ मुझे समान करने है तो सब कुछ समान होना चाहिए, लेकिन अलग करना है, सपोज करो ये आगे की उंगली ही अलग है, पूरा हाथ अलग है। भाई ऐसे ही तो कहेंगे, अगर ये वाली उंगली अलग है तो पूरा हाथ अलग माना जाएगा, बीच वाली कोई सी भी फिंगर आपकी अलग होती है तो पूरा सब कुछ अलग है। और सेम होने के लिए सब कुछ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो दोनों वाक्य अलग अलग होने का मतलब है, दोनों वाक्य अलग अलग होने का मतलब है सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग। अब इस स्थिति में करना क्या है, जब दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग होंगे, दोनों वाक्य बिल्कुल कैसे होंगे बेटा, अलग अलग। एग्जांपल से समझते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, गॉड मेड द मैन। इसका मतलब है भगवान ने इंसान बनाया। भगवान ने किसको बनाया, इंसान को। डैश 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 मैन मेड द कंट्री। इसका मतलब है इंसान ने देश बनाया, भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने देश बनाया। ये है, कोष्टक में है बेटा, कोष्टक में मैंने लिख दिया एंड सो फोर। ये अब इसमें से भरना है, जरा गौर से देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। गॉड मेड द मैन, भगवान ने इंसान बनाया। क्यों बनाया, इसका कोई रीजन है हमारे पास? नहीं है। इंसान ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने का मतलब देश बनाया। इंसान ने देश बनाया, क्यों बनाया? क्यों बनाया भाई, इसका कोई ये रीजन है क्या, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया, ये कोई रीजन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इंसान ने देश इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो ऐसे कैसे रीजन हो सकता है? तो बिल्कुल बिल्कुल भी ये रीजन रिजल्ट नहीं है। तो रीजन रिजल्ट नहीं है तो रीजन रिजल्ट के लिए सो आता है, रीजन रिजल्ट के लिए फोर आता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ये नहीं आ सकते तो क्या आ सकता है? एंड आएगा सर। क्या आएगा? एंड। और बिल्कुल सही है, एंड ही आएगा। क्या आएगा इसमें? एंड। और बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब सीन क्या है सर? सर इसमें कौन सा रूल लगा? देखो मैंने कहा बेटा सब्जेक्ट कैसे हैं दोनों की सब्जेक्ट सर अलग है। मैंने ये ना बेटा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कैसे हैं? प्रेडिकेट भी कैसे हैं? अलग। जब सब्जेक्ट भी अलग, प्रेडिकेट भी अलग, तो सब कुछ अलग हो गया। दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग, और दोनों वाक्य अलग अलग, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 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 ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है। कौन सी बात है? ये वाली बात कि इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में बेटा? कि जब वाक्य कैसे हो? दोनों अलग अलग। भाई पहला वाक्य दूसरा वाक्य, पहले वाक्य का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों ही अलग अलग हैं। इस स्थिति में एंड का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में करते हैं हमेशा। कहां करते हैं? दो वाक्यों के बीच में। इस स्थिति में एंड का यूज दो वाक्यों के बीच में किया जाता है, बीच में किया जाता है। ध्यान रखनी है ये बात। इस स्थिति में एंड का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आपको नजर आ रहा होगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? चलो क्लियर होनी चाहिए। चलो दूसरा मैं आपको अब जोड़ने के लिए देता हूं। किसके लिए जोड़ देता हूं? जोड़ने के लिए। जैसे आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो, या मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। ये दो सेंटेंस है। अब मैंने कहा है कि आपको इनसे बनाना है कंपाउंड। कौन सा बनाना है? कंपाउंड। तो हमें तो पता है कि कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेटिंग चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए कोऑर्डिनेटिंग। और आपका एंड कोऑर्डिनेटिंग होता है, एंड कंपाउंड बनाता है। तो एंड से जोड़ दीजिए। आप ये मुझे बताइए सब्जेक्ट कैसा? अरे बोलो सब्जेक्ट कैसा? सर अलग है। अब बेटा ये देखो प्रेडिकेट को देखो ध्यान से, प्रेडिकेट को देखो ध्यान से। प्रेडिकेट में वर्ब तो सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट सेम है क्या? नहीं है सर ऑब्जेक्ट सेम। मैंने कि बेटा एक चीज अलग अलग तो प्रेडिकेट पूरा अलग अलग माना जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने ये तो कहा था एक चीज अलग तो सब कुछ अलग है। और समान होने के लिए सब कुछ समान होना चाहिए, समान होने के लिए सब कुछ समान होना चाहिए। और अलग अलग होने के लिए, अलग अलग होने के लिए एक चीज भी अलग है तो सब कुछ अलग ही है। देखो कैसे जोड़ेंगे? कुछ नहीं करना है सर। अरे सर इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है? तो सर बीच में एंड रखना है। कैसे रखेंगे एंड? ये रहा। पहले लिख देंगे आई लाइक यू, आई लाइक यू, फिर लिख देंगे एंड यू लाइक मी, आई लाइक यू एंड यू लाइक मी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम मुझे पसंद करते हो। सिंपल सी बात है। आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, सिंपल सी बात है। बीच में क्या रखना है? एंड रखना है। क्या कोई भी कॉमन चीज हटानी है? नहीं हटानी। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करना है? कुछ नहीं करना। बस और बस बीच में एंड रखना है, बस और कुछ नहीं करना। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। लेकिन और एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगी बात। चलो ठीक है और एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल एग्जांपल देते हैं। अब मेरी एक बात और सुनना, एक बात और। क्या यहाँ पर जगह खाली है? हाँ यहाँ पर जगह नहीं है। चलो आगे आगे लिख देते हैं यहाँ पर नोट। आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जो दो वाक्य होंगे उन दोनों वाक्यों में जो काम पहले होगा उस वाक्य को पहले रख सकते हैं और जो काम बाद में होगा उस वाक्य को बाद में रख सकते हैं। ठीक है, आपको रखना ही है। जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उस वाक्य को पहले रखते हैं। ठीक है, जो काम पहले होता है उस वाक्य को हमें पहले रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो कितने एग्जांपल हो गए थे? दो एग्जांपल हो गए। अब आगे नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल ऐसे देता हूं मैं। गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड डैश डैश, आई विल गिव यू फ्रीडम। कोष्ठक में एंड और सो देख लीजिए।
बहुत ही गड़बड़ाने वाली चीज है, देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। नंबर 4, बर्ड्स फ्लाई डैश डैश डैश, फिश स्विम, कोष्टक में एंड और सो। बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, ये तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखिए दोनों वाक्य को देखते हैं, फिर इससे हम थोड़ा कनेक्शन भी देख लेंगे, नो टेंशन, इन्हीं एग्जाम्पल को ले लेंगे, ठीक है। देखो, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड का मतलब मुझे खून दो, भाई पहले खून देंगे उसके बाद मैं आजादी दूंगा, ठीक है। जो काम पहले वो पहले आता है, बाद में होगा बाद में आता है, सिंपल सी बात है, सीक्वेंस रहता है। अब मुझे ये बताओ एंड और सो, सो कौन सा है? सो मैंने तुम्हें कल बताया था कि सो इलेटिव कंजंक्शन है, और सो रीजन और रिजल्ट को बताएगा। सो किसको बताएगा? रीजन को और रिजल्ट को, उसका फोकस रिजल्ट पे होता है, और सो के बाद में रिजल्ट आता है, उससे पहले रीजन आता है। ये सारी बातें मैंने कल करी थी सो के लिए, और सो का प्रयोग आपका क्लियर होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, चलो पहले हम बात करते हैं एंड पे। एंड के लिए सब्जेक्ट अलग, प्रेडिकेट अलग होने चाहिए। तो सर इसमें सब्जेक्ट है, मैंने बेटा इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है। अरे सर आप ये बताओ, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। मैंने हाँ सर होता रहा, हो तो रहा है मेन वर्ब से शुरू। मेन वर्ब से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू होता है। सब्जेक्ट कौन सा होता है? यू। मेन वर्ब से शुरू होता है, एम बी फर्स्ट से शुरू होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें हमेशा सब्जेक्ट कौन सा छिपा हुआ रहता है? यू। मैं कहूँ सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब क्या होता है बेटा? बैठ जाइए, इसमें हमेशा सब्जेक्ट कौन सा छुपा रहता है? यू। आप सही तो कह रहा हूँ ये सारी बात। कीप क्वाइट, साइलेंट, कीप क्वाइट मतलब शांत हो जाइए, कीप साइलेंस, शांति बनाए रखिए। तो ये सारी चीज आपसे की जाती है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? यू। इसमें कौन सा है? आई। सब्जेक्ट कैसे? अलग। बाकी क्या सब कुछ भी, प्रेडिकेट भी कैसा? अलग। सब कुछ अलग क्या आएगा? एंड आएगा। सब कुछ अलग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग। बीच में किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा? एंड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? एंड का। अच्छा सर इसमें सो का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? बेटा नहीं कर सकते, सो नहीं आ सकता, इसमें सो नहीं आ सकता। आप बताइए सो क्यों आएगा? गिव मी ब्लड सो आई विल गिव यू फ्रीडम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें सो नहीं आएगा। तुम मुझे खून दो इसलिए मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। आजादी देने का ये रीजन नहीं है खून देना, बात ये ध्यान रखना। इसमें सो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? एंड ही आएगा। एंड सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सूटेबल है इसलिए। और आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सो में जो हमने सेंटेंस जोड़े थे वो पूरे थे, उनमें सब्जेक्ट था, और इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट। तो एंड से ज्यादा सूटेबल है। नीचे वाला एग्जाम तो पेपर में भी आ चुका है, बर्ड्स फ्लाई फिश स्विम। इसका मतलब क्या है? पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं। तो बताइए इन दोनों वाक्य कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है इनकी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सो का मतलब होता है इसलिए, पक्षी उड़ते हैं इसलिए मछली तैरती हैं। क्या ये बात सही है भाई? पक्षी उड़ते हैं इसलिए मछली तैरती हैं, ये बात सही है क्या? क्या मछलियों के तैरने का कारण ये है क्योंकि पक्षी उड़ते हैं? नहीं ना। तो इसमें रीजन रिजल्ट ही नहीं है, तो सो तो आएगा नहीं। नहीं आएगा सो, तो क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा एंड। क्या आएगा? एंड। क्या आएगा इसमें? एंड आएगा। क्या आएगा इसमें? एंड आएगा। और इसमें नियम लग रहा है कौन सा? सब्जेक्ट कैसे हैं दोनों के? अलग। प्रेडिकेट भी कैसे? अलग। सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग, दोनों वाक्य अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब दोनों वाक्य अलग अलग होते हैं तो बीच में एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, बात क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, अब जोड़ने के लिए देता हूं। मैंने लिखा द सनसेट, द सनसेट, फार्मर्स रिटर्न टू देयर हाउस। इसका मतलब बेटा सूरज डूब गया, किसान अपने घर को लौट गए। इसे मैंने कहा कि इसे कनेक्ट करो एंड से। किससे कनेक्ट करो बेटा? एंड से। तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट अलग, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट अलग, प्रेडिकेट अलग, बीच में क्या रख दो? एंड रख दो। लेकिन किस वाक्य को पहले लिखें? सर किस वाक्य को पहले लिखें? तो आप देखो पहले सूरज डूबेगा तभी तो किसान जाएंगे घर, तो जो वाक्य काम पहले होता है उस वाक्य को पहले लिखिए। ठीक है, तो ये कैसे कनेक्ट होगा ध्यान से देखो। ये कनेक्ट होगा द सनसेट, बीच में क्या रखना है बेटा? बीच में रखना है एंड। बीच में क्या रखना है? एंड। बीच में क्या रखना है? एंड। और पूरा वैसा का वैसा ही। फार्मर्स रिटर्न्ड टू देयर हाउस। ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा भाई। सूरज पहले डूबेगा तभी तो किसान जाएंगे घर, तो जो काम पहले होता है
उस वाक्य को पहले लिखते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, बीच में एंड का प्रयोग करते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। हाँ, अब एक और बात, और इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट भी है और नोट भी है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं इसी वाक्य को लेता हूं, चलो जस्ट जैसे मैंने लिखा द सन सेट डैश 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 द फार्मर्स रिटर्न टू देयर हाउस, यही मैंने एग्जांपल लिया। तो इस एग्जांपल में मैंने कोष्ठक में दिया एंड बिकॉज बट, ठीक है, पहला। दूसरा द सन सेट, द फार्मर्स रिटर्न टू देयर हाउस, सेम मैंने कॉपी किया और इसके कोष्ठक में मैंने लिखा सो बट 4। नंबर 3 मैंने लिखा द फार्मर्स रिटर्न टू देयर हाउस डेड एज द सनसेट, यहां पर लिखा एंड सो और 4। ये मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखी है, ये मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे हैं, ठीक है। 3 वाक्य में ऐसे भरने के लिए मैंने दिया है। पहला वाक्य देखिए, सूरज डूबा, किसान घर को चले गए। बिकॉज माने क्योंकि, सूरज डूबा क्योंकि किसान घर को चले गए। क्या सूरज इसलिए डूबा क्योंकि किसान घर को चले गए? नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज कैंसर। बट माने लेकिन, सूरज डूबा लेकिन किसान घर को चले गए। अरे सूरज डूबा लेकिन किसान घर को, इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा। हालांकि मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ, आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे इनको भी, बट बिकॉज इनको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो सेंस हिंदी अर्थ के माध्यम से ही कर ले रहा हूँ। बचा कौन सा एंड, बचा कौन सा एंड, इसमें एंड ही आएगा। इसमें कौन सा आएगा? एंड। देखो सूरज डूबा और किसान अपने घर को चले गए, सर इसमें एंड क्या आएगा? मैंने बेटा रूल लग रहा है आपका। अरे सर कौन सा रूल लग रहा है? अरे सर कौन सा रूल लग रहा है? अरे सर कौन सा रूल लग रहा है? बेटा ये वाला, जब दोनों वाक्य अलग अलग हो, सब्जेक्ट भी अलग, प्रेडिकेट भी अलग। अच्छा सर, अच्छा देखना देखना देखना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सन अलग, फार्मर्स अलग, सेट अलग, वर्ब अलग, सब्जेक्ट भी अलग, प्रेडिकेट भी अलग, एंड का रूल लगा, एंड लगा देंगे, सिंपल सी बात। ओके सर। द सनसेट द फार्मर्स रिटर्न टू देयर हाउस। अरे सर ये तो थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल है, लगा दो इसमें भी एंड। अरे बेटा एंड ऑप्शन में ही नहीं है, एंड ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब सर सोचना पड़ेगा। 4 का मतलब क्योंकि, तो क्योंकि तो वैसे भी सूरज डूब गया क्योंकि किसान घर को चले गए, नहीं आ सकता। बट माने लेकिन, सूरज डूब गया लेकिन किसान घर को चले गए, नहीं आ सकता। सो का मतलब इसलिए, सूरज डूब गया इसलिए किसान घर को चले गए। हाँ हाँ, लिंक लिंक करो। किसान घर को क्यों चले गए बेटा? क्यों लौट गए घर को? क्योंकि सूरज डूब गया, क्योंकि सूरज डूब गया, क्योंकि सूरज डूब गया। ये क्या हो गया बेटा? रीजन। और ये क्या हो गया? इधर वाला हो गया रिजल्ट। और रिजल्ट जब बाद में आता है तो हम सो का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? सो। क्या आएगा? सो। चलो ठीक है सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ, एक वाक्य में इसमें आपने बताया इसमें आएगा एंड, इसमें क्या आएगा? एंड। मैं यहाँ बेटा मैंने ही कहा है एंड आएगा। सर इसमें क्या आएगा? सो। मैंने यहाँ बिल्कुल आएगा। सर दोनों वाक्य एक जैसे हैं? मैंने बिल्कुल एक जैसे हैं, अफर्मेटिव है, एक जैसे। देखो किसी में सब्जेक्ट गायब वगैरह तो नहीं है, नहीं है ना? उसमें गायब था, गिव मी ब्लड वाले में गायब था, इसलिए मैंने उसमें एंड प्रेफर पहले फर्स्ट नंबर पे किया था। अगर उसमें भी सब्जेक्ट होता तो मैं सो लगा सकता था, अगर सेंस निकलता तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इनमें क्या है? एंड और सो दोनों। अब कुछ बच्चों के मन में क्या सवाल चलते हैं कि सर क्या पेपर में ऐसे आ गया, ऐसे आ गया सर, कैसे आ गया? मैंने कि सर एंड और सो दोनों एक साथ आ गए, ऐसे आ गया सर, एंड और सो। अब क्या करेंगे? तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में मेरी बात सुन लो। इस स्थिति में एंड और सो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि एंड भी अपनी जगह पे सही है, सो भी अपनी जगह पे सही है, दोनों ही
कंजक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रीजन रिजल्ट का काम भी कर रहा है और एंड वाला रूल भी इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आपसे कह देता हूं, ऐसा पेपर में सवाल नहीं आने वाला जिसमें कंफ्यूजन हो, वरना वो सवाल ही गलत माना जाएगा। नो टेंशन रहें, निश्चिंत रहें, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहिए, समझते रहिए सारी चीजों को। तो इसमें मैं आपसे ये बात फिर से कह दूं, बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि एंड और सो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर एंड ऑप्शन में होगा तो एंड भरेंगे, सो ऑप्शन में होगा तो सो भरेंगे, और दोनों ऑप्शन में होंगे तो अरे हो ही नहीं सकते दोनों ऑप्शन में। नो टेंशन रहिए, दोनों ऑप्शन में होंगे ही नहीं, दोनों ऑप्शन में होंगे ही नहीं, आपको टेंशन नहीं करनी है। यहां तक क्लियर? अच्छा, इसमें देखिए, किसान अपने घर को लौट गए, किसान अपने घर को लौट गए, क्यों? क्योंकि सूरज डूब गया। तो इधर वाला सेंटेंस क्या हुआ? रीजन। क्या हुआ? रीजन। और इधर वाला क्या हुआ? रिजल्ट। अब बेटा उल्टा हो गया, अगर रिजल्ट पहले आए रीजन बाद में आए तो फोर का प्रयोग करते हैं। ध्यान है कि नहीं? मैं पिछली क्लास ध्यान है क्या? अब इसमें एंड नहीं लगाऊंगा मैं। अब देखो सेंस अच्छा नहीं लगेगा, किसान अपने घर को लौट गए और सूरज डूब गया। एंड में मैंने क्या बोला था? तुम देखो ध्यान से सुनना, रीजन बाद में है तो देखो सर सो तो आ ही नहीं सकता, सो आता तो रिजल्ट बाद में होना था। फोर आ सकता है कि रीजन बाद में, सर एंड, दोनों सब्जेक्ट लगे, प्रेडिकेट लगे, सर एंड आना चाहिए। लेकिन मैंने एंड में एक नोट लगाई थी कि जो काम पहले होता है उस वाक्य को पहले रखते हैं एंड में, जो काम पहले होता है उस वाक्य को एंड में पहले रखते हैं। तो सूरज पहले डूबेगा तो पहले सूरज को रखो, किसान तो बाद में जाएंगे ना, इसमें सूरज बाद में आ रहा है, इसलिए इसमें एंड भी नहीं सूटेबल है। इसमें सूटेबल है सबसे ज्यादा फोर। क्या आएगा इसमें? फोर। इसमें क्या आएगा? फोर। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं देखो क्लियरिटी के साथ हम पढ़ा रहा हूँ, क्लियरिटी के साथ में एकदम, बस आपको समझना है। लिंक तो देखो करना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से मुझसे लिंक करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड से मैंने क्यों नहीं जोड़ा? एंड क्यों नहीं भरा? दोनों सब्जेक्ट अलग थे, प्रेडिकेट अलग था, लेकिन मैंने एंड से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि पहले वाक्य वो आना चाहिए जो काम पहले हो। पहले सूरज डूब गया तभी तो किसान जाएंगे, और ये काम बाद में लिख दिया। ये सेंटेंस बाद में, अगर ये सेंटेंस पहले होता, सनसेट वाला सेंटेंस पहले होता ये वाला, तो मैं एंड भर देता। मैंने भराया, देख लो ऊपर भराया मैंने, जो काम पहले हो रहा है वो पहले आ रहा है, जो काम पहले वो पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग होनी चाहिए, मैं एंड भरूंगा। देखो भराया इसमें, जो काम पहले हो रहा है पहले लिखा, बाद में हो रहा है बाद में लिखा, दोनों सब्जेक्ट अलग प्रेडिकेट अलग, मैंने एंड भर दिया। लेकिन इसमें जो काम पहले हो रहा है उसे बाद में लिख दिया, तो इसका मतलब एंड नहीं आएगा, इसमें दूसरा आएगा। ये क्या हुआ? रीजन। ये क्या हुआ? रिजल्ट। रिजल्ट पहले है, रीजन बाद में है, तो क्या आता है? फोर। क्या आता है? फोर। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल जोड़ने के लिए और दे देता हूं। देखो, आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स। I always try to understand her feelings. She always try to understand my feelings. ये वाक्य हैं दो, और इनसे बनाना है हमें कंपाउंड, जोड़ना है हमें। कंपाउंड बनाने के लिए दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों प्रेडिकेट अलग है कि नहीं? अच्छा देख लो सर, इसमें ये आई है, इसमें सी है, दोनों सब्जेक्ट अलग। प्रेडिकेट में ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड तक तो सेम है, लेकिन हर फीलिंग्स, माई फीलिंग्स, एक चीज अलग हुई है भाई, हर और माई एडजेक्टिव। एक चीज अलग होने से, प्रेडिकेट में एक चीज अलग होने से सब कुछ अलग माना जाता है। मैंने बताया था कि नहीं? तो सब्जेक्ट भी अलग, प्रेडिकेट भी अलग, एंड से जोड़ सकते हैं। एंड कॉपुलेटिव होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, कंपाउंड बनाता है 100%। बीच में एंड रख दो, बीच में एंड रख दो। अब सर पहले मैं समझूंगा फीलिंग्स उसकी या वो समझेगी मेरी फीलिंग्स। अब कोई भी क्या भी कुछ भी सीन हो, चाहे पहले वो समझे चाहे तुम समझो, पता ही नहीं चल रहा कौन समझ रहा है, तो बीच में रख दो, बीच में एंड रखना है। तो कैसे कनेक्ट होगा? ये कैसे कनेक्ट होगा? देखो ऐसे कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? ऐसे, आई ऑलवेज, पूरा सेंटेंस लिख दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स। बीच में क्या आ जाएगी बेटा? एंड। बीच में क्या आ जाएगी? एंड। अच्छा यही बीच में आ जाएगी एंड, और दूसरा पूरा वैसा का वैसे, सी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स।
दोनों वाक्य लिख दिए, दोनों वाक्य के बीच में किसका प्रयोग कर दिया, एंड का। दोनों वाक्य के बीच में किसका प्रयोग कर दिया, एंड का, और ये सेंटेंस आपका जुड़ चुका है। तो एंड का पहला नियम इसी के साथ में होता है कंप्लीट। रूल नंबर फर्स्ट कराया अभी मैंने सारे नियम नहीं कराए एंड के, अभी तक मैंने रूल नंबर फर्स्ट कराया है, देखो ध्यान से, और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कराया है। चलो इसको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। देखो कॉपुलेटिव का काम बताया मैंने, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेम कैटेगरी की चीजों को छोड़ ये सारी चीजें। कॉपुलेटिव में पहला हमने एंड जाना, एंड के बारे में ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने ये बताया कि जब दोनों वाक्य अलग अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों के बीच में एंड रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो काम पहले होगा उस वाक्य को पहले रखते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल देखे, ये भी देखे थोड़े बहुत, ये एक जैसे देखे जिसमें कंफ्यूजन आता है बच्चों को, और ये मैंने जोड़ा भी, कुछ जोड़े, यहाँ पे देखो मैंने जोड़ा, यहाँ पर भरवाए मैंने, और यहाँ पर भी जोड़ा, यहाँ पर ये जोड़ा ना, यहाँ पर मैंने भरवाए, ठीक है, कहीं पर भरवाए कहीं पर जोड़े। कुछ बच्चों के मन में क्या होगा, सर आप क्यों तो भरवा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता दूं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंजक्शन में से जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड के पेपर में, आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो कंजक्शन में से क्वेश्चन आएगा वो फिलिंग के लिए आएगा, भरने के लिए आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपके 12th क्लास के सिलेबस में एक और टॉपिक है सिंथेसिस, एक और टॉपिक है सिंथेसिस, उसमें आएगा जोड़ने के लिए, ऐसे कंपाउंड लिख देगा, ऐसे ऐसे आएगा जोड़ने के लिए। तो जोड़ना भी किससे होता है, कंजक्शन से ही होता है भाई। अब कंजक्शन से ही जोड़ना है तो मुझे जोड़ना किसमें सिखाना पड़ेगा, कि बीच में रखना है, यहाँ रखना है, वहां रखना है, ये कहां से करना पड़ेगा मुझे, सिंथेसिस में। तो मैं दो बार सिखाऊंगा, इससे अच्छा क्यों ना एक बार अच्छी तरीके से सिखा दूं और एक ही जगह सिखा दूं। यहाँ पर मैं नियम भी बता रहा हूँ, दूसरी जगह तो मैं जोड़ना भी सिखा देता हूँ। तो इसलिए जोड़ने में क्या है भाई, कुछ नहीं है, जोड़ने में एंड बीच में रखना है, जो काम पहले उसे पहले रख दो, एंड बीच में रखो बस, और कुछ नहीं करा, कुछ हटाना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ इजी सिंपल, बिल्कुल इजी सिंपल। अब ध्यान से सुन लो, ये वाला वाक्य है अलग है बिल्कुल, ये वाला वाक्य अलग है बिल्कुल, इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग, इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग, ये वाला वाक्य बिल्कुल अलग, ये वाला वाक्य बिल्कुल, दोनों आपस में अलग अलग है। तो एंड है, एंड कहाँ आएगा, क्या एंड शुरुआत में आएगा ऐसे, नहीं, क्या एंड लास्ट में आएगा ऐसे, नहीं, एंड कहाँ आएगा बेटा, बीच में। बीच में क्या आ जाएगा, एंड, बीच, ये देखो ये एंड है, बीच में एंड आ जाएगा, दोनों तरफ दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे, ऐसे। बात समझ में आ रही है नहीं, बिल्कुल। एंड का प्रयोग कभी भी शुरुआत में होगा नहीं, एंड का प्रयोग कभी भी लास्ट में होगा नहीं। इस स्थिति में एंड का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में करेंगे, इस स्थिति में एंड का प्रयोग दो वाक्यों के बीच में ही करेंगे, ध्यान रखना है आपको। ये रूल नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। अब चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब क्या है, पहली स्थिति क्या देखी हमने, सब कुछ अलग था, सब्जेक्ट भी अलग, प्रेडिकेट भी अलग, सब कुछ अलग। अब दूसरी स्थिति क्या देखते हैं, जब सब्जेक्ट अलग हो, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब बेटा थोड़ी देर पहले वाले नियम में भी सब्जेक्ट अलग थे, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग होने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट तो अलग अलग, इसलिए ये नियम कब लगेगा, जब सब्जेक्ट तो अलग अलग लेकिन प्रेडिकेट सेम। ये नियम तब लगेगा, देख लो दोबारा से भाई। पहला हमने देखा सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग, लेकिन अब क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे लेकिन बाकी का सब कुछ प्रेडिकेट में जो आएगा वो कैसा होगा, वो होगा सेम। कैसा होगा, सेम। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में अब मुझे आप एक बात बताइए कि एंड क्या है, सर कंजक्शन है, बिल्कुल है, कंजक्शन है, कॉपुलेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग है, बिल्कुल है, चलो ठीक है, ओके। दूसरी बात आप मुझे बताइए, कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है सर जोड़ना। जोड़ेगा किसे, जो अलग अलग होगा। भाई इसमें क्या अलग अलग है, सब्जेक्ट, तो एंड किसे जोड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट को। तो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, उनके बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इस स्थिति में दोनों सब्जेक्ट के बीच, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बीच, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बीच, इस स्थिति में दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बीच एंड का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, दोनों सब्जेक्ट होंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। क्या सीन है मैं बता देता हूं। आपका पहला सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा और सेकंड सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होंगे भाई। और दोनों सब्जेक्ट कैसे होंगे, अलग अलग। जो अलग अलग है उसी को जोड़ना है, बस ये बात अपने दिमाग में रखो। अगर सब कुछ अलग अलग है तो बीच में आ जाएगा एंड,
अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उनके बीच में एंड, अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो उनके बीच में एंड, अगर अदर वर्ड्स अलग अलग हैं तो उनके बीच में एंड, अगर वर्ब अलग अलग हैं तो उनके बीच में एंड। अरे भाई और कुछ करना ही नहीं है। तो क्या होगा, बीच में क्या आ जाएगा, एंड। बीच में क्या आ जाएगा, एंड। बस फर्स्ट सब्जेक्ट फिर एंड फिर सेकंड सब्जेक्ट, ऐसा सीन होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट एंड फिर सेकंड सब्जेक्ट। लेकिन अब काम की बात क्या है सर? सर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वर्ब डिपेंड किस पे करती है भाई? सब्जेक्ट पे करती है। सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है। अब सब्जेक्ट किससे जुड़ गए? एंड से। एंड से जुड़ जाते हैं जब दो सब्जेक्ट, तो कैसे बन जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट बन जाता है? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है। ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना। इस स्थिति में वर्ब प्लूरल आती है। वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे। मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब कुछ और बाकी का सब कुछ सेम है एक तरीके से, ठीक है। अब जो अलग अलग है उसी के बीच में एंड आ जाएगा। कैसे आएगा? एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, दोनों के बीच में एंड आ गया। अब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ गए तो वर्ब कैसी भी रहे पहले, लेकिन जब एंड से जुड़ गए तो अब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। तो इस स्थिति में वर्ब प्लूरल आती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या है कि अगर प्रेडिकेट में सब्जेक्ट डिनोटिंग वर्ड्स, कहने का मतलब कर्ता को निर्धारित करने वाले शब्दों, कहने का मतलब कर्ता के बारे में शब्दों, ऐसे लिख देता हूं आप एकदम सिंपल भाषा में, कर्ता के बारे में बताने वाले शब्द या कर्ता का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है, हो। ध्यान रखना, अगर प्रेडिकेट में सब्जेक्ट डिनोटिंग वर्ड्स कर्ता के बारे में बताने वाले शब्द हो, और कर्ता पहले चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन अब तो कर्ता कैसा हो गया? प्लूरल। कैसा हो गया? प्लूरल। तो उन्हें भी प्लूरल बना देते हैं, सर इस बात का मतलब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और आया ही नहीं हमें तो बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहूंगा बेटा, एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आएंगी, आप नो टेंशन, निश्चिंत रहिए। देखो एग्जाम्पल सब कुछ होता है। जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ठीक है, नाम लिख देता हूं। मैंने लिखा रोहित इज अ टीचर, फिर मैंने लिखा मोहित इज अ टीचर। ये दो वाक्य, दोनों वाक्यों को गौर से देखिए। इज अ टीचर, क्या प्रेडिकेट सेम नहीं है? प्रेडिकेट कैसा है? सेम। सब्जेक्ट कैसा है? अलग अलग। इसका सब्जेक्ट रोहित, इसका सब्जेक्ट मोहित। प्रेडिकेट कैसा बेटा? अलग अलग। प्रेडिकेट कैसा? अलग अलग। सॉरी मैंने क्या उल्टा कह दिया? तो सॉरी। देखो सब्जेक्ट कैसे हैं? अलग अलग। प्रेडिकेट कैसा है? सेम। और यही मैंने लिखा है ना, हाँ, सब्जेक्ट कैसे हैं? अलग अलग। प्रेडिकेट कैसा है? सेम। बिल्कुल सही। देखो इस स्थिति में क्या करते हैं? दोनों सब्जेक्ट के बीच में किसका प्रयोग करते हैं? एंड का। मैंने यही लिखा है ना, इस स्थिति में दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बीच एंड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। कभी कभी क्या है, दिमाग अस्थायी हो जाता है तो ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, गलत होना नहीं चाहिए वैसे। तो रोहित और मोहित दोनों अलग अलग हैं, क्या करेंगे इसमें? सीन क्या होगा? रोहित और मोहित जो अलग अलग हैं उन्हीं के बीच में एंड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, पहली बात कर दिया। अब इज आ रही है यहाँ पर, लेकिन हमें ध्यान रखना है इज की लिए क्या इज की फैमिली कौन सी होती है? इजआरएम फैमिली है एक तरीके से। टू बी फॉर्म में मैंने आपको बताया, टू बी फॉर्म एक ही होती है। टू बी फॉर्म में मैंने बताया प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सारी चीज मैंने बताई। तो टू बी में इजआरएम प्रेजेंट को बताते हैं। किसको बताते हैं? प्रेजेंट को। सिंगुलर के साथ में इज, प्लूरल के साथ में आर, और आई के साथ में एम। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, इजआरएम के बारे में मैंने विस्तार से आपको अच्छी तरीके से बेसिक क्लासेस में बता दिया है। आपको वो क्लास लेनी है इजआरएम की, वर्ब की 2 क्लासेस है, अच्छी तरीके से ले लीजिए। मैंने उसमें प्रैक्टिस कराई, आपको सेंटेंस बनाना सिखाया। अब आपको करना क्या है? वर्ब कैसी आएगी? अब रोहित एंड मोहित के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। रोहित एंड मोहित के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए बेटा? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर इज नहीं आएगी, अब यहाँ पर आएगी आर। अब क्या आएगी यहाँ पर? आर। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर अ टीचर लिखा हुआ है। तो पहले बात हो रही थी पर्टिकुलर रोहित की और मोहित की, लेकिन अब बात हो रही है दोनों की, रोहित और मोहित दोनों की। तो अब अ टीचर नहीं आएगा।
अब अ टीचर नहीं आएगा, बताना टीचर कौन है, रोहित, टीचर कौन है, मोहित। अब ये एक टीचर नहीं रहे, अब ये दो बन गए, तो अब यहां पर आएगा बेटा टीचर्स। क्या आएगा, टीचर्स। यही मैंने लिखा था। वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल, ठीक है। और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट डिनोटिंग वर्ड, कैसे सब्जेक्ट डिनोटिंग वर्ड, तो ये टीचर सब्जेक्ट रोहित के लिए तो आ रहा है, टीचर मोहित के लिए तो आ रहा है। अगर ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, तो ध्यान रखना इनको क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल था। वही मैंने किया, इनको टीचर्स कर दिया। क्या कर दिया, टीचर्स। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए और वाक्य को जोड़ते हैं, अच्छी तरीके से जोड़ते हैं और भी वाक्य को। नंबर दूसरा एग्जाम्पल, मानवी हैज माई हर्ट, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, सानवी हैज माई हर्ट। इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, हैज माई हर्ट, हैज माई हर्ट ये प्रेडिकेट, और ये कैसा है, सेम है भाई। और इधर दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में एंड लगा देंगे। कैसे जोड़ेंगे, मानवी एंड सानवी। अब बताइए हैज लाएगा, क्या आएगा, अब हैज नहीं आएगा, अब हैव आएगा। क्या आएगा, हैव माई हर्ट। पर पूरा जो भाई सेम उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बस वर्ब हो गया आपकी प्लूरल। अब ये बताना, माई हर्ट, माई हर्ट मानवी के लिए आ रहा है, नहीं, माई हर्ट सानवी के लिए आ रहा है। अरे इसका सीन नहीं है, ये तो रखने वाला सीन है। इसमें ये माई हर्ट क्या रिप्लेस कर सकता है मानवी को, नहीं कर सकता। अगर मैं ये अगर मैं ऐसा कहता आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूं, तो मैं को टीचर रिप्लेस कर सकता है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर टीचर किसके लिए आ रहा है, रोहित के लिए, टीचर किसके लिए आ रहा है, मोहित के लिए। यहाँ पर माई हर्ट मानवी के लिए आ रहा है, नहीं, वो तो उसका रिलेशन बता रहा है इसमें, तो इसमें हर्ट्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, रागनी हैज क्यूट डिंपल्स। डिंपल्स होते हैं गाल में गड्ढे पड़ जाते हैं उन्हें, ठीक है। फिर एक और लिख दिया मैंने, नीति हैज क्यूट डिंपल्स व्हाइल स्माइलिंग, हंसने के दौरान। चलो छोटा ही वाक्य बना रहने दो, वरना आपको घर भी नहीं लग पाऊंगा, ठीक है। कनेक्ट करना है, ये दोनों अलग अलग हैं, बीच में एंड रख दो बस। कैसे, रागिनी एंड नीति। हैज की क्या हो जाएगी बेटा, हैव क्यूट डिंपल्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। बिल्कुल आपकी एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, नंबर 4, द माउंटेन्स। माउंटेन्स माने पर्वत, द माउंटेन्स हैज माई, सॉरी हैज नहीं आएगा तो हैव आएगा, हैव माई हर्ट। इसका मतलब मेरा दिल पहाड़ों में बसता है एक तरीके से। फिर लिया द बीचेस, बीच गोवा वाला बीच, द बीचेस हैव माई हर्ट। कैसे बन जाएगा ये, बीच में एंड रखना है, जो अलग अलग है। अलग अलग क्या है, माउंटेन्स बीचेस, तो ये कैसा क्या हो जाएगा, द माउंटेन्स एंड द बीचेस हैव प्लूरल आएगा, ठीक है, हैव माई हर्ट। कहने का मतलब मेरा दिल पहाड़ों में, और बीचेस गोवा वाले बीच, बेटा कुछ भी कहते हो तुम तो। द माउंटेन्स एंड द बीचेस, इन सब में मेरा दिल है, ठीक है। ओके, ये ऐसे सेंटेंस जुड़ जाएंगे, आपकी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल एक दो भरने के लिए और दे देते हैं आपको, जैसे रोहित एंड यू एंड आई आर आर फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिख दिया मैंने, तुम और मैं दोस्त हैं, यहां पर लिख दिया एंड, यहां पर लिख दिया सो। ये दो एग्जांपल लिख दिए मैंने, एंड और सो लिख दिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंड, सो नहीं आएगा।
देखो सो आता है दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के लिए सो आ जाता है क्या? कभी ना तो आया था ना ही आएगा, सो तो नहीं आएगा। पहली बात, सो तो नहीं आ सकता। दूसरी बात, एंड, दो शब्दों के बीच में एंड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये तो 100% आएगा। क्यों आएगा? कि यू और आई से अगर बीच में एंड आ जाता है, अगर आ जाता है तो क्रिया प्लूरल आनी चाहिए, प्लूरल आ रही है, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, तो सिंपल वाक्य है, सिंपल चीजें हैं, आपकी समझ में आ जानी चाहिए। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज क्लियर होंगी। अब हम आगे चल सकते हैं और आगे हम अगला रूल करते हैं। तो हमने दो रूल कर लिए। दो रूल क्या है वो? पहला रूल है कि सब कुछ अलग था तो अलग अलग के बीच में एंड आ गया। दूसरा, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट अलग है, भाई ये सब्जेक्ट मान लीजिए, ये सब्जेक्ट मान लीजिए, यही दोनों अलग हैं तो इन्हीं के बीच में एंड आएगा। ठीक है, अब आगे प्रेडिकेट की बारी। अगर सब्जेक्ट तो सेम हो लेकिन अब चीजें अलग होंगी प्रेडिकेट में, जैसे अगर ऑब्जेक्ट अलग है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एंड आ जाएगा। और अगर अदर वर्ड्स में कुछ और चीजें अलग होती हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह ऐसी चीजें कुछ अलग होती है तो उनके बीच में एंड आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर वर्ब अलग हो, वर्ब के बीच में एंड आ जाएगा। देखो कैसे काम होगा आगे का काम। आगे का रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3, 2 तो हो गए ना आपके, 2 हो गए। ठीक है, रूल नंबर 3 लास्ट रूल, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से समझना है आपको। देखो बीच में लिख रहा हूं इसको मैं। रूल नंबर 3, जब सब्जेक्ट सेम हो। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? सब्जेक्ट तो होंगे सेम भाई साहब। और आपका सेकंड क्या कहता था? सेकंड कहता था सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, अलग अलग थे तो तभी आ गया था उनके बीच में एंड। सेम है सब्जेक्ट भाई, तो सब्जेक्ट के बीच में तो एंड नहीं आएगा। सब्जेक्ट सेम है तो नहीं आएगा। अब सब्जेक्ट सेम है तो इसमें 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 2। देख लेना ध्यान से। पहला केस, सब्जेक्ट सेम, वर्ब भी सेम। सब्जेक्ट भी सेम है भाई यदि वर्ब भी सेम, सब्जेक्ट भी सेम भाई, और यदि वर्ब भी सेम है। सब्जेक्ट भी सेम है, वर्ब भी सेम है, लेकिन अलग क्या है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अलग अलग। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कैसे हैं? अलग अलग। भाई साहब ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से समझना। मैं बहुत ही क्लासिफिकेशन के साथ में अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ में पढ़ा रहा हूं कि सब्जेक्ट तो सेम है भाई साहब, लेकिन वर्ब भी कैसी है? सेम। अलग अलग क्या है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जो अलग अलग होगा उसी के बीच में एंड आएगा। कितनी सिंपल सी बात है भाई। जब दोनों वाक्य अलग अलग तो बीच में एंड, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग बीच में एंड, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में एंड, अदर वर्ड अलग उनके बीच में एंड। भाई जो अलग है उसी के बीच में एंड आएगा। देखो ध्यान से, इस स्थिति में एक लाइन छोड़ के मैं क्या लिख रहा हूं? एक लाइन छोड़ के देखो, इस स्थिति में किसके बीच में एंड का प्रयोग करेंगे? जो अलग अलग होगा। अलग अलग क्या है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के बीच एंड का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है भाई। जो अलग अलग है उसी के बीच में एंड आएगा। अलग अलग क्या है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्रेडिकेट में, तो उन्हीं के बीच में एंड आ जाएगा। अरे सर कैसे कैसे कैसे? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ये सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे आई लाइक मानवी, सपोज करो। दूसरा लेगा मैंने आई लाइक रोहन। ये 2 सेंटेंस लिखे मैंने। इन दोनों सेंटेंस में देखिए आप, सब्जेक्ट कैसे है? सेम, और वर्ब भी कैसी है? सेम। यहाँ पर मैंने लाइक, वर्ब भी कैसी है? सेम। देखो रूल फॉलो हो रहा है क्या? सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दूसरी बात, वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सेम। तो वो अलग अलग क्या हुआ? अलग अलग होना चाहिए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ही होता है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और ये दोनों हैं कैसे अलग अलग? देखो यहाँ पर, देखो आई और आई सेम, लाइक और लाइक सेम, मानवी और रोहन दोनों कैसे अलग अलग। जो अलग अलग है उसी के बीच में आपको एंड रखना है और कुछ नहीं करना है। मानवी एंड रोहन हो जाएगा ये। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? आई लाइक मानवी एंड रोहन। कितनी सिंपल तरीके से कनेक्ट करा, कितनी सिंपल तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस मैंने आपको क्या समझाया? अगर दोनों सेंटेंस अलग अलग उनके बीच में एंड रख दो, अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग उनके बीच में एंड रख दो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग तो उनके बीच में एंड रख दो, अगर दोनों अदर वर्ड्स अलग अलग हैं तो उनके बीच में एंड रख दो, और अगर वर्ब अलग अलग हुई
तो उनके बीच में भी क्या रख दो, एंड रख दो, बस। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब हमने दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एंड रखा तो क्या इससे वर्ब पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ब पर फर्क किससे पड़ता है बेटा? सब्जेक्ट से। और पहले मैंने तुम्हें यही बताया, देखो यहाँ पर हैज आ रहा है मानवी और सानवी के अनुसार, लेकिन जब मैंने ये कनेक्ट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, हैव, क्योंकि तुम्हें पता है एंड से जुड़े तो प्लूरल हो गए। तो ध्यान रखना, जब सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तभी वर्ब पर फर्क पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जब एंड से जुड़ेंगे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और हम इसके और एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा डू इट फास्ट, इस काम को तेजी से करो। डू इट केयरफुली, ये ऐसे लिखा मैंने, इस काम को जल्दी करो लेकिन इस काम को सावधानी से भी करना है आपको। तो यहां पर वर्ब क्या है, डू। डू वर्ब कैसी है, सेम। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि अगर वाक्य मेन वर्ब से शुरू होता है तो वो कौन सा वाक्य होता है हमेशा? अगर वाक्य मेन वर्ब से शुरू होता है तो वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव। और मैंने इंपरेटिव सेंटेंस में बताया था, इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट अप्रत्यक्ष रहता है? यू रहता है। कौन सा रहता है? यू। तो अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो इनमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है लेकिन है, और वो भी सेम है। तो सब्जेक्ट कैसा? सेम। वर्ब भी कैसी? सेम। ऑब्जेक्ट भी कैसा? सेम। अब अलग अलग क्या है? अब सर अलग अलग ये है फास्ट और केयरफुली। अब अलग अलग है फास्ट और केयरफुली, जो अलग अलग है उसी के बीच में एंड रखना है और कुछ करना ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है बेटा, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये दिख नहीं रहे हैं लेकिन है, ठीक है, दिख नहीं रहे हैं लेकिन है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसे? डू इट फास्ट एंड केयरफुली, कहने का मतलब इस काम को जल्दी भी करना है और इस काम को सावधानी से भी करना है, ये इसका सेंस होगा। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्लियर है आपकी? पहली कंडीशन क्लियर है कि सब्जेक्ट सेम होने के साथ में वर्ब भी सेम होनी चाहिए, बाकी सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। जो अलग अलग है उसके बीच में एंड रखना है। कैसे रखना है वो मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बता दिया। अब आगे क्या रूल लगता है कि भाई सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन अब बेटा अब पहली कंडीशन में ही वर्ब अलग अलग हो जाएगी। यदि वर्ब अलग अलग हो, यदि वर्ब कैसी हो? अलग अलग। अब देखना ध्यान से, सब्जेक्ट सेम, वर्ब अलग अलग। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, वर्ब किस में आती है? प्रेडिकेट में। क्या मुझे अब आगे चेक करने की जरूरत है कुछ और अलग होगा? चाहे कुछ अलग हो भाई, चाहे नहीं हो भाई, प्रेडिकेट अलग हो गया अब अपने आप ऑटोमेटिकली, कि वर्ब प्रेडिकेट में आती है, वर्ब अलग अलग, इसका मतलब पूरा प्रेडिकेट ही अलग अलग। कहने का मतलब सब्जेक्ट सेम, वर्ब कैसी हो गई? अलग अलग। अगर ऐसी स्थिति है, बहुत ही प्यारी स्थिति है, बहुत ही मजेदार स्थिति है और सबसे बेस्ट स्थिति है और पेपर में आने लायक है। देखो क्या सीन है इसका, एग्जाम्पल से दूंगा, पहले मैं लिख तो उसमें बाद में भी दूंगा मैं। देखो, ही फिनिश्ड हिज HW, उसने अपना होमवर्क पूरा किया। ही वेंट टू प्ले, उसने अपना होमवर्क पूरा किया और खेलने चला गया। ऐसे वाक्य होते हैं, इन्हें कनेक्ट करो एंड से। तो ध्यान रखना। पहला नियम क्या था? आपको ये मान लीजिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर सी है, ये मान लीजिए, पहले ये मान लो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। पहले यहाँ पे ही है, यहाँ पे सी है। अब बताओ दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं? अलग। वर्ब भी कैसी है? अलग। कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर फर्स्ट। देखो रूल नंबर कौन सा अप्लाई होगा? फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट। दोनों वाक्य कैसे हो गए? अलग अलग। सब्जेक्ट भी अलग, प्रेडिकेट भी अलग। अब देख लो इस वाक्य को, लास्ट को कहां गया? ये रहा। इस वाक्य को देख लो, सब्जेक्ट भी कैसे हैं? अलग, प्रेडिकेट भी अलग है। दोनों वाक्य अलग अलग हैं भाई, दोनों वाक्य बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों वाक्य अलग अलग, बीच में एंड रख दो। बीच में क्या रख दो? एंड। कैसे बन जाएगा ये? ही फिनिश्ड हिज HW एंड शी वेंट टू प्ले। ठीक है भाई, जब दोनों वाक्य अलग अलग थे तो हमने बीच में एंड रख दिया। यही मैंने तुम्हें सिखाया था, यही तुमने किया। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है। अब सर आप मेन पॉइंट पे आओ। अब ऐसा नहीं है। अब सर ऐसा है कि दोनों तरफ क्या है? ही। अब बेटा इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सेम होते हैं ऐसी स्थिति में और वर्ब अलग अलग होती है ऐसी स्थिति में, कॉमन सब्जेक्ट को हटा देते हैं, कॉमन सब्जेक्ट को कर देंगे डिलीट
और ये बन जाएगा ही फिनिश्ड हिज SW एंड वेंट टू प्ले, एंड वेंट टू प्ले, ऐसा बन जाएगा, इधर वेंट टू प्ले आ जाएगा ऐसे। मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो मैं अब लिख सकता हूं इस बात को, इस स्थिति में, इस स्थिति में पहली बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, कॉमन सब्जेक्ट को हटा देते हैं, कॉमन सब्जेक्ट को हटा देते हैं, बस बस बस, यही आपको ध्यान रखना है। और भी एग्जांपल, हम ये दो सेक्शन है, आपको दोनों देखो, यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल यहाँ पे, एक एग्जांपल यहाँ पे। अब हम बहुत सारे एग्जांपल वैसे ही करने वाले हैं, उम्मीद है मुझे आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसके भी एग्जांपल करेंगे भाई, जो अलग होगा उसके बीच में एंड रखेंगे, जो अलग होगा उसके बीच में एंड रखेंगे, ऑब्जेक्ट अलग एंड रख देंगे, अदर वर्ड अलग एंड रख देंगे, इनमें से कोई सीन बनेगा तो एंड रख देंगे। अब चलो, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट भाई साहब, इसको कैसे बताऊं तुम्हें, कितना जरूरी नियम है ये, बहुत ज्यादा जरूरी नियम है, सब में काम आने वाला नियम है। और ये वाला नियम, ये वाला खासकर, ये देख लो, इसको मैं हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं, ये वाला नियम, ठीक है, और सबसे पहले वाला नियम, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। एंड को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमें एग्जांपल करने हैं, इसके एग्जांपल करने हैं, अब तब आपका ये एंड खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, एग्जांपल करना है इनके, ठीक है। हाँ, ये बात और पहचाननी है कौन सा नियम लग रहा है, तो आपको मैं शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन। कि पहला नियम था सब्जेक्ट, क्रॉस का मतलब अलग अलग, ठीक है। देखो पहला नियम था, अरे भाई, पहला था सब्जेक्ट, क्रॉस का मतलब अलग, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब क्रॉस, ये भी अलग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, बीच में एंड रखा। दूसरा नियम था सब्जेक्ट कैसे थे, अलग अलग, प्रेडिकेट पे क्रॉस नहीं लगाऊंगा, अब लगाऊंगा टिक, टिक टिक, ठीक है। प्रेडिकेट कैसा था, सेम, सब्जेक्ट कैसा था, अलग अलग, तो सब्जेक्ट के बीच में एंड रख दिया। तीसरा नियम क्या था, सब्जेक्ट पे लगा दिया टिक, सब्जेक्ट तो कैसा था, सेम, लेकिन अब प्रेडिकेट पे नहीं लगाऊंगा टिक। प्रेडिकेट में क्या सीन था, प्रेडिकेट में दो कंडीशन थी कि भाई साहब वर्ब भी सेम थी, लेकिन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कैसे थे, अलग अलग, तो जो अलग अलग हैं उन्हीं के बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। और एक रूल था, वर्ब ही कैसी थी, डिफरेंट थी, वर्ब डिफरेंट है, बस भाई साहब बस यही है मैं हीरो, वर्ब डिफरेंट है, तो इस स्थिति में क्या था भाई साहब, कॉमन सब्जेक्ट हटेगा, कॉमन सब्जेक्ट हटेगा, बस, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सेम, इस स्थिति में कॉमन सब्जेक्ट हटेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा एग्जांपल, माई वाइफ टुक अ लैम्प, इसका मतलब मेरी पत्नी ने एक लैंप लिया, सी शोड मी द वे, और उसने मुझे रास्ता दिखाया। भाई मेरी पत्नी ने लैंप लिया, रास्ता दिखाया। इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य को हमें कनेक्ट करना है एंड से, किससे कनेक्ट करना है, एंड से। भरने के लिए भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत करिए। देखिए, माई वाइफ ऑफ सी, सब्जेक्ट कैसे है, सेम, टुक और सोड, टुक और सोड, वर्ब कैसी है, अलग अलग। भाई सब्जेक्ट सेम, वर्ब अलग अलग, कौन सा रूल लग गया, लास्ट वाला रूल, कॉमन सब्जेक्ट हटेगा, कॉमन सब्जेक्ट हटेगा। भाई सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग है, कॉमन सब्जेक्ट हटेगा। कैसे बनाएंगे इसे, कैसे बनाएंगे, कनेक्ट करिए फास्ट। माई वाइफ टुक अ लैम्प एंड, कॉमन सब्जेक्ट हट जाएगा, शोड मी द वे, शोड मी द वे। क्या बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है, होनी चाहिए क्लियर। नंबर 4 एग्जांपल एक और दे देता हूं आपको जोड़ने के लिए, पर भरने के लिए भी देंगे, नो टेंशन रहिए। सी लव्ड मी, सी हेटेड मी, या फिर ऐसे लिखता हूं, सी हेट्स मी नाउ, उसने मुझे प्रेम किया और अब मुझे नफरत करती है। कैसे करेंगे, सी और सी, सब्जेक्ट कैसे हैं भाई, सब्जेक्ट कैसे हैं, सब्जेक्ट है सेम, वर्ब कैसी है, अलग अलग। कैसे करेंगे, कॉमन सब्जेक्ट हटा देंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा लो, ऐसे कर लो। पहले ये एक वाक्य लिखो, फिर एंड लिखो, फिर दूसरा वाक्य लिखो, सी हेट्स मी नाउ,
भाई दोनों दोनों वाक्य लिख लो, बीच में एंड लिख लो। अब देखो भाई ये कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, ये कॉमन है भाई सी, तो इसको क्या कर दो, डिलीट। लो, सी लव्ड मी एंड हिट्स मी नाउ, या फिर ऐसे ही कहते हैं एंड नाउ हिट्स मी, कॉमा लग जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं और भी इसके एग्जांपल देते हैं। अब भरने में एग्जांपल देता हूं तुम्हें, इसका मजा आएगा। देखो कितने हो गए थे भाई, नंबर 4 हो गए, 5 देते हैं। 5, मोहित wrote a novel, went to publish it, कोष्टक में है एंड, कोष्टक में है सो, और है बट। देखो बेटा, इसको देखो, रोहित ने एक नोवेल लिखा और इसे प्रकाशित कराने चला गया। अब मुझे एक बात बताइए, बट तो अभी आपने पढ़ाई नहीं है, बट का मतलब है लेकिन। रोहित ने नोवेल लिखा लेकिन प्रकाशित कराने गया, नहीं ये तो नहीं आएगा भाई। सो माने इसलिए, रोहित ने नोवेल लिखा इसलिए प्रकाशित कराने चला गया। आपको थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होगा, लेकिन एंड रखिए, रोहित ने नोवेल लिखा और इसे प्रकाशित कराने लग गया, चला गया, ये भी सही है। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ, इससे क्लियरिटी आएगी। क्या जब हमने सो पढ़ा था तो कोई भी कॉमन चीज हटाई थी? क्या हमने सो पढ़ा था कोई भी कॉमन सब्जेक्ट हटाया था? क्या हमने सो पढ़ा था कोई भी ऐसा एग्जांपल देखा था जिसमें सब्जेक्ट नहीं था? भाई दोनों में सब्जेक्ट थे, प्रेडिकेट तो बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस थे सो में। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने क्लास नहीं ली उस क्लास को ले लेना, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। सो में जब हमने पढ़ा था तो ना हमने कॉमन सब्जेक्ट हटाया था, ना कोई ऐसा सेंटेंस था जिसमें सब्जेक्ट ना हो, बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन एंड में क्या है, इधर देखिए, इसमें कॉमन सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है। भाई पब्लिश कराने कौन गया है? पब्लिश कराने कौन गया है? पब्लिश कराने गया है भाई ये मोहित, पब्लिश कराने मोहित गया है। इसका मतलब मोहित सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट हटाए है तो भाई कॉमन सब्जेक्ट किस में हटता है? एंड में। तो इसमें क्या आएगा? एंड आएगा। क्या आएगा भाई, क्या आएगा? इसको क्या आएगा? एंड। बताओ, बात समझ में आ रही है? चलो एक और एग्जांपल। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट माने पूरब में तो होता है भाई, सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है। बताना बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है सर, पूरब में होता है, पश्चिम में डूबता है। बताओ क्या आएगा इसमें, एंड या सो? ये बात है भाई, डूबता कौन है पश्चिम में? सूर्य। कहाँ है वो सब्जेक्ट? अरे कैसे गायब हो गया? कहीं कॉमन था, कॉमन सब्जेक्ट वाला रूल कौन सा है बताना? एंड का। तो इसमें भी क्या आएगा? एंड ही आएगा। क्या आएगा? उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, देखो और एग्जांपल थोड़ा कनेक्ट करें, कोई कनेक्ट भी कर लेते हैं एक ऐसा। देखो, सी टीच इंग्लिश, इसका मतलब वह इंग्लिश पढ़ाती है। सी टीच मैथ, इसका मतलब वो मैथ पढ़ाती है। इसे कनेक्ट करना है हमें एंड से। क्या करेंगे? सब्जेक्ट सेम, वर्ब सेम, अलग अलग इंग्लिश मैथ रख दो बस। अरे भाई बहुत सरल है। सी टीच, क्या करना है? जो अलग अलग उसके बीच में एंड, इंग्लिश एंड में। सी टीच इंग्लिश एंड मैथ, जो अलग अलग होगा उसी के बीच में एंड आएगा। बहुत ही सिंपल बात है, बात समझ में आ रही है? जो अलग अलग होगा, सब्जेक्ट अलग अलग था उसके बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट अलग अलग उसके बीच में आ गया, प्रेडिकेट अलग अलग उसके बीच में आ गया, दोनों वाक्य अलग अलग उसके बीच में आ गया। ये वाला है भाई, बस ये वाला कि अगर सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग है तो कॉमन सब्जेक्ट हट जाता है। ये वाला नियम, बस ये वाला नियम आपको ध्यान रखना है मोस्टली। बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट हटा है तो 100%। चलिए अब और कुछ कंफ्यूजेबल एग्जांपल देखो। हाँ ये देखो, अब ये एग्जांपल दो। ही वर्कड हार्ड, he passed in the exam, कोष्टक में एंड या सो। ठीक है, पहला। दूसरा,
शी लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीवन लुक्स एट हर, एंड या सो। दो एग्जाम्पल, अगला शी ran fast, she won the race। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जांपल लेके आपके सामने, और इनका इसका भी ऑप्शन एंड या सो। ठीक है, देखो ध्यान से, तीनों वाक्य को देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं देखता हूं नीचे वाले वाक्य को, ऊपर वाले को देख ले। चलो ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। ही पास्ड इन द एग्जाम, पेपर में पास हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एंड और सो, रीजन रिजल्ट चेक करना पड़ेगा भाई, सो आया है तो वह पेपर में पास क्यों हो गया? पेपर में पास क्यों हो गया? क्योंकि मेहनत की, क्योंकि मेहनत की, ये क्या हो गया? रीजन। और बात सही है भाई, पेपर में क्यों पास हो गया? क्योंकि मेहनत करी उसने सर। ये क्या हो गया सर? रिजल्ट। तो एंड आना चाहिए कि सो? एंड आना चाहिए कि सो? क्या आना चाहिए? सो। और आएगा भी क्या? सो ही आएगा। कुछ बच्चे यहां पर भराते हैं एंड, तो वो गलत हो जाता है। क्यों? अरे सर इसको देखिए जरा गौर से। ही और ही कैसे सब्जेक्ट हैं? कॉमन। कैसे सब्जेक्ट है? कॉमन। और अगर एंड आएगा तो कॉमन सब्जेक्ट हटेगा, सीधी बात है। कॉमन सब्जेक्ट हटा गया? अरे बोलो हटा गया? नहीं हटा, इसका मतलब यहां पर एंड नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर आएगा सो। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बेटा? एंड नहीं आएगा। एंड आता तो ही हटना पड़ता, यहां पर आएगा सो। अच्छा, एक और वाक्य लिख देता हूं ऊपर, नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर को तो कर देते कैंसिल, नंबर तो अपने हिसाब से। ठीक है, इस वाक्य को जरा रखो, सिलेक्ट करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, है। और एक और है, मैं यही एग्जांपल लिख रहा हूं, ये तो कर दिया मैंने ऊपर, है। अब देखो फिर से मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया। देखो क्या लिखा मैंने? ही वर्कड हार्ड, खाली जगह, पास्ड इन द एग्जाम। और यहां पर फिर से मैंने एंड या सो लिख दिया। अब देखो, अब मेरे देखो बच्चों, अब बच्चों देखो, सेम है, सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है? इसमें कॉमन सब्जेक्ट नहीं हटा है, इसमें कॉमन सब्जेक्ट नहीं हटा है। जब नहीं हटाता तो रीजन रिजल्ट वाला नेम लगा सो आ सकता है। इसमें देखिए हीथ है कॉमन सब्जेक्ट, यहाँ पर पास भी वही तो हो रहा है जो मेहनत कर रहा है। यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट हटाया है, क्या सो में कुछ हटता है कॉमन? क्या सो में कुछ कॉमन हटता है? नहीं हटता है। अब यहाँ पर क्या आएगी? एंड। अब यहाँ पर क्या आएगी? एंड। क्या बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती हैं, प्रत्येक उन्हें दिखता है। क्या इसमें सब्जेक्ट सेम है? अरे अलग अलग है सर। अब देखो तो एंड है, अलग अलग है, बिल्कुल सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। बीच में एंड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, लेकिन उससे पहले बेटा रीजन रिजल्ट तो चेक करा ले, कहीं रीजन रिजल्ट तो नहीं है। वो सुंदर दिखती हैं इसलिए प्रत्येक उन्हें दिखता है। अरे सही लग रहा है सर ये तो हमें। वो अच्छी दिखती हैं और प्रत्येक उन्हें दिखता है, ये प्रभावी लग रहा है या ये लग रहा है? पहले मैंने कहा था रीजन रिजल्ट पहले चेक करो, रीजन रिजल्ट पहले चेक करो। वह सुंदर दिखती हैं, प्रत्येक उन्हें दिखता है। प्रत्येक उन्हें क्यों दिखता है? देखता है, सॉरी, प्रत्येक उन्हें क्यों दिखता है? क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया रिजल्ट, कि सब देखते हैं सर उन्हें। क्यों? क्योंकि भाई सुंदर हैं इसलिए देखते हैं, ये हो गया रीजन। रीजन रिजल्ट के लिए प्रायोरिटी क्या रहती है? सो। क्या रहती है? सो। अब इसमें एंड नहीं लगाएंगे, भले ही एंड का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन एंड से पहले आपको रीजन रिजल्ट चेक करना है, क्योंकि एंड सामान्य तरीके से बताता है चीजों को और सो रीजन रिजल्ट को बताता है। प्योर रिजल्ट आपको दिख रहा है इसमें, पहले रीजन रिजल्ट चेक करा करो। कहने का मतलब ये, वो रेस जीत गई। क्यों रेस जीत गई? क्योंकि तेज दौड़ी। तेज दौड़ी, इसका मतलब ये क्या हो गया? रीजन, सॉरी रिजल्ट। ये हो गया सर रिजल्ट, जीत गई रेस। क्यों? क्योंकि तेज दौड़ी। ये क्या हो गया? रीजन। रीजन रिजल्ट वाला सिस्टम है, क्या आएगा? सो। क्या आएगा? सो। अब मैं ऐसे लिख दूं, सी रैन फास्ट वॉन द रेस। अब वही है सर, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। एक में सब्जेक्ट है, एक में नहीं है। अब इसमें कॉमन सब्जेक्ट पहले सी था, अब नहीं, कॉमन सब्जेक्ट हटा है।
कॉमन सब्जेक्ट हटा है, इसका मतलब एंड का रूल लगा है। यहाँ पर क्या आएगी? एंड। यहाँ पर क्या आएगी? एंड। यहाँ पर सो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट नहीं है बेटा। कैसे समझाऊं तुम्हें? यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट नहीं है। और कॉमन सब्जेक्ट किस में हटता है? कॉमन सब्जेक्ट किस में हटता है? कॉमन सब्जेक्ट किस में हटता है? किस में हटता है? इसमें। कॉमन सब्जेक्ट हटा देते हैं भाई, ये लिखा है कॉमन सब्जेक्ट हटा देते हैं। इस स्थिति में रूल नंबर 3 मैंने बताया है। तो अगर कॉमन सब्जेक्ट हटाए और आपको पता चला कॉमन सब्जेक्ट हटाए यहाँ पर, तो क्या आनी है? एंड। और कॉमन सब्जेक्ट नहीं हटाए, देखो यहाँ पर नहीं हटाए, तो क्या आनी है? सो। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी एकदम। सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो एंड का रूल कंप्लीट होता है। और आज की क्लास में हमने पूरा एंड कवर अप करा है। यहां से लेकर कॉपीलेटिव से शुरू किया, एंड शुरू किया, एंड का पहला रूल देखा, एग्जांपल देखे, इंपोर्टेंट नोट भी देखी, उसके बाद में और कुछ एग्जांपल देखे, उसके बाद में रूल नंबर 2 देखा अच्छे तरीके से। और हमने एक बात तो जानी, कंजक्शन का काम जोड़ना, जोड़ेगा किसे जो अलग होगा। बहुत सारे इतने सारे एग्जाम्पल देखे जिससे आपका पेपर आपको आसान लगे। एक बात तो जानी, कंजक्शन काम जोड़ना, जोड़ेगा किसे जो अलग होगा। अगर सब्जेक्ट अलग है तो उसे जोड़ देगा एंड, ऑब्जेक्ट अलग है तो उसे जोड़ देगा, प्रेडिकेट में कुछ अलग है उसे जोड़ देगा, वर्ब अलग है उसे जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा ये सीन मैंने सब कुछ बताया है। मैंने आपको इस क्लास में जोड़ना बताया है, इस क्लास में फिलिंग भरना भी बताया है। कंजक्शन में से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? भरने के लिए। सिंथेसिस में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? जोड़ने के लिए। इसलिए मैं दोनों चीजों को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि आपकी कंजक्शन के साथ साथ सिंथेसिस भी कवर अप हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये जो कंजक्शन टॉपिक है इसका इंपोर्टेंस मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और अगर आ चुकी हैं तो आज की क्लास में हमने पूरा एंड कंजक्शन कवर अप कर लिया है पूरा। और अगली क्लास हमारी होने वाली है एज वेल एज, और ये रहे अब एंड कवर अप हो गया, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंजक्शन और रह गए हैं। अगली क्लास हम अच्छे तरीके से और करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एक चीज जो मैंने पहले भी बोली थी कि इनमें से आपने एक कंजक्शन कर लिया तो आपने सभी कंजक्शन कर लिए, ये मान लो। एक कंजक्शन कर लिया तो सभी कर लिए, ये मान लो। इतना इंपोर्टेंट है ये एंड। एंड आपने कर लिया तो बाकी के सभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर तुमने ये एंड अच्छे तरीके से समझ लिया है तो बाकी सभी तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी सारी बातों को समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर उन्हें भी ये कंजक्शन टॉपिक कठिन लगता है और वो भी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, कंजक्शन के टॉपिक को बहुत आसानी से क्लियरिटी के साथ में सीखना चाहते हैं, सारे एग्जाम्पल इतना देखो, टीचर क्या एक दो एग्जाम्पल से चीजों को खत्म करते हैं, जबकि मैंने देखो एग्जाम्पल क्लास निकाली है। तो कितने सारे एग्जाम्पल देख लो, कितने सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, एग्जाम्पल में क्लास निकाली ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो। ये मैंने बहुत इंपोर्टेंट डाउटफुल चीजें, बहुत ही ज्यादा डाउटफुल चीजें मैंने आपको बहुत ही सिंपली वे में कराने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कोई डाउट तो नहीं बचा। अगर बचा है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए सन कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू सो मच।